तो आज हम फुल साइंस की एक्टिविटीज कवर करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की बात करेंगे। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी है जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना होता है। इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है, एक तो पहली बात, मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई टेबल रखी है, बहुत टाइम से रखी है, तो तुमने देखा होगा उसके ऊपर ना एक डस्ट की ऐसी एक लेयर बन जाती है, ठीक है। उसको यूज करने से पहले, उस टेबल को यूज करने से पहले तुम क्या करते हो, उस डस्ट की लेयर पे, उस डस्ट की लेयर को हटाने के लिए एक क्लॉथ से उसे क्लीन करते हो। सिमिलरली मान लो अगर ये मैग्नीशियम रिबन है, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, किस चीज की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो अगर मुझे इसे जलाना है तो मुझे पहले उस लेयर को हटाना पड़ेगा। किससे हटाऊंगा, सैंड पेपर से, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, ठीक है। तो उसमें ये मैंने लिख रखा है आंसर, ये तुम लिख सकते हो, मैंने ओरली भी तुम्हें समझा दिया। बाकी रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा होता है। और ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमने देखा होगा दिवाली पे जब तुम फूलझड़ी जलाते हो, याद आया ना, दिवाली पे जैसे तुम फूलझड़ी जलाते हो तो एक व्हाइट कलर की एक लाइट होती है। सेम चीज यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे डेजलिंग फ्लेम, ठीक है। वही सेम चीज है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए ध्यान रखना क्या ऑब्जर्व होगा, डेजलिंग फ्लेम। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करा जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, जरा ध्यान से देखो। अब ये वाली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किया क्या है, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया है। अब इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगी, सबसे पहली चीज तो तुम्हें येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखेंगे। किसके दिखेंगे, लेड आयोडाइड के दिखेंगे, ठीक है। रिएक्शन तुम्हें हर एक एक्टिविटी में लर्न करनी पड़ेगी, बार बार बोल रहा हूं। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लर्न करना, साथ में इनके जो स्टेट सिंबल्स हैं ये भी तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है वो एक्वस फॉर्म में है, तो इस तरीके से तुम्हें सबके स्टेट सिंबल्स भी लर्न करने हैं। समझ में आ रहा है। टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर बात करूं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ऑब्जर्व क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराते समय एक येलो कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में बैठ जाएगा नीचे। मतलब वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या है हमारा यहाँ पे, येलो कलर का लेड आयोडाइड। समझ में आ रहा है। इसके बाद वो पूछ लेते हैं कि जो टाइप ऑफ रिएक्शन आपने लिखी है उसे डिफाइन भी करो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नीचे उसकी डेफिनेशन भी हमने दे दी, तो ये भी तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ जरा। अब इस एक्टिविटी में जरा ध्यान से देखो, हमने क्या किया, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ले लिए। जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, शुगर पार्टिकल्स, एग्जैक्टली सेम वैसे जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं। उन्हें हमने एक फ्लास्क में लिया है, उसके ऊपर हमने कंसंट्रेटेड HCl या फिर H2SO4 भी तुम डाल सकते हो। ऐसा करने पे क्या होगा, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। समझ में आ रहा है। अब उसको टेस्ट कैसे किया, भाई मैंने तो यहाँ बता दिया तुम्हें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो लेकिन एक मिनट, उस चीज को हम टेस्ट कैसे करते हैं, उस चीज को हम टेस्ट करेंगे बर्निंग कैंडल से। हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराइए, टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक जलती हुई कैंडल लेके आएंगे, लेके आते ही हम ऑब्जर्व करेंगे कि पॉपिंग साउंड आई है। वहां से मैं कंफर्म कर दूंगा कि इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जरा थम्स अप लिख देना मेरे को कमेंट में, ठीक है। और एनर्जी मेंटेन रखना, क्योंकि सिंगल वीडियो में सारी एक्टिविटीज खत्म करनी है हमें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्या हमने लिखा है यहाँ पे, हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे ये भी पूछा था कि कोनिकल फ्लास्क जो है उसका टेम्परेचर, मतलब आपको ठंडा, मतलब होता है क्या, देखो जब टेस्ट ट्यूब को मान लो मैंने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है, उसमें रिएक्शन करा रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि जब मैंने फ्लास्क को हाथ में ले रखा है और रिएक्शन हो रही है, तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, राइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ। अब इस वाली एक्टिविटी में ध्यान से देखो, क्या कर रहे हैं, क्विक लाइम में वाटर मिक्स कर रहे हैं। क्विक लाइम में वाटर मिक्स करते हैं। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें वाटर मिक्स किया तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है। साथ में क्या निकलती है, हीट निकल जाएगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी यहाँ पे एग्जांपल है, सॉरी टाइप ऑफ रिएक्शन है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या करेंगे हम, वही मैंने तुम्हें बताया ना, हीट निकल रही है तो जो टेस्ट ट्यूब है, जो बीकर है, वो गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वी विल फील हॉट ऑन टचिंग द बीकर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आ रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब जब होगी तब तुम्हें टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ ऑब्जर्व होगा। समझ में आई है चीज। इसके बाद यहाँ पे कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि स्लेक्ड लाइम जो बना है उसका एक यूज बताओ। तो ये जो है ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। समझ में आ रहा है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाइट वॉशिंग में कौन सा जो कंपाउंड है वो यूज करा जाता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ जरा जल्दी से।
अब इस वाली एक्टिविटी में देखो जरा ध्यान से समझना, ये एक्टिविटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और टेढ़ी सी है। ध्यान से समझो, हमने क्या किया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को टेस्ट ट्यूब में लिया। क्या बोला मैंने? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल का मतलब होता है कि फेरस सल्फेट अकेला नहीं है। फेरस सल्फेट के साथ 7 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? वाटर के। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, जैसे ही मैं टेस्ट ट्यूब को हीट करूंगा ना, तो वो जो 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो इवेपोरेट हो जाएंगे। मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, तो यहाँ से इवेपोरेट हो गए, और टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है ना, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है, इधर देख लो, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वहां पे जाके वेपराइज हो जाएंगे, जिससे कि जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे कुछ थोड़ी बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलेंगी। समझ में आया? पहली ऑब्जर्वेशन क्या बताई मैंने? जो फेरस सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे हीट करने पे, और कहाँ ऑब्जर्व होंगे? टेस्ट ट्यूब के माउथ पे एज वाटर ड्रॉपलेट्स। पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा, अब बचा क्या मेरे पास? फेरस सल्फेट। उसका कलर होता है लाइट ग्रीन, ठीक है। तो जब उसे हीट करते हैं तो उसका कलर वाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। साथ में 2 गैसेस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। पहली ऑब्जर्वेशन क्या बताई मैंने? टेस्ट ट्यूब के माउथ पे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या बताई मैंने? जो लाइट ग्रीन कलर है किसका? फेरस सल्फेट का, वो किस में चेंज हो जाएगा? वाइट में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थर्ड ऑब्जर्वेशन तुम क्या लिखोगे? जब तुम ये रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें बहुत अजीब सी जलने की स्मेल आएगी, जिसे हम बोलते हैं सफोकेटिंग स्मेल भी होती है, वो मतलब इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से आती है? वो आती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से। ये मेरी थर्ड ऑब्जर्वेशन। पहली, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व होंगी। दूसरी, जो ग्रीन कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा? वाइट में। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है मेरी? मुझे सफोकेटिंग गैसेस स्मेल करूंगा मैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि सफोकेटिंग गैसेस निकल रही है, मतलब इरिटेटिंग सी स्मेल आएगी, ठीक है। फोर्थ, अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले आऊं, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले आऊं तो वो रेड हो जाएगा। तो कभी कभी टीचर पूछ लेता है उसका रीजन कि वाई। तो तुम ये लिखोगे बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी नेचर एसिडिक होती है। अब तुम्हें पता है एसिड जो है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है फ्रॉम ब्लू टू रेड, इसलिए जो लिटमस पेपर में लेके आया था वो किस कलर का हो जाएगा? रेड। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देख लेना, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बाकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस मैंने तुम्हें बताई हैं वो यहाँ पे लिखी हैं, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। अब इसमें क्या किया? लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करा रखा है। लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में लिया, उसको हीट करने पे क्या क्या चीजें ऑब्जर्व होंगी? ध्यान से सुनना। हमें ऑब्जर्व होगा कि गैस निकली है, कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किस कलर की? ब्राउन कलर की, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर ऑब्जर्व। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन हर एक एक्टिविटी की तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, डबल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इसमें क्या करा है? वाटर को एक बीकर में ले लिया, कैथोड और एनोड पे कनेक्ट किया, कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, उनको बैटरी से कनेक्ट किया, उनके ऊपर एक एक टेस्ट ट्यूब रख दी और इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। समझ में आ रहा है? वाटर को ब्रेक कर रहे हैं सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखने वाली बात यह है कि एनोड पे क्या क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। तो इसके लर्न करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सिंबल भी यूज किया है, पाव। पाव, वो जो पाव भाजी वाला पाव है वो वाला, हाँ ठीक है। हाँ, खाने का लालच आया होगा मन में, है ना। इधर देख ले, देखो पाव मतलब P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीजन। P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीजन। अब याद हो जाएगा, है ना। P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीजन। तो यानी एनोड पे क्या बनेगी? ऑक्सीजन। कैथोड पे क्या बनेगी? हाइड्रोजन। पहला आंसर हमें याद हो गया, पहला आंसर हमें याद हो गया। क्वेश्चन पूछेंगे एनोड पे क्या बनेगा, तुम बताओगे ऑक्सीजन। कैथोड पे क्या बनेगा, तुम बताओगे हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरी चीज वो तुम्हारे से पूछेगा कि जब जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का और अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, उसकी रेशो क्या है। मतलब अगर तुम यहाँ रिएक्शन में देखोगे ना, तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है। इसका मतलब ये है हाइड्रोजन जो है ना वो डबल क्वांटिटी में बनती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो हाइड्रोजन है उसकी रेशो अपॉन ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम की रेशो है वो आएगा 2:1। समझ में आ रहा है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एनोड पे कौन सी गैस बन रही है, कैथोड पे कौन सी बन रही है, और दोनों के वॉल्यूम्स का रेशो क्या है। समझ में आ रहा है? कभी कभी इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि जो वाटर है उसका डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करने की जगह हम उसमें थोड़ा सा एसिड या फिर सॉल्ट मिक्स करते हैं, क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि वाटर जो है
वो एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब प्योर वाटर, ठीक है। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए हम उसमें या तो सॉल्ट डालते हैं या फिर थोड़ा सा H2SO4 भी डाला जाता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, ज़रा जल्दी से देखो। अब ये वाली एक्टिविटी में क्या किया है, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, उसे एक कटोरी में रख लिया और उस कटोरी को ले जाके हमने सनलाइट में रख दिया। क्या बोला मैंने, सिल्वर क्लोराइड लिया, एक कटोरी में लिया, कटोरी का नाम क्या है, चाइना डिश, उसे ले जाके कहाँ रख दिया, सनलाइट में। ऑब्जर्व क्या करेंगे, जो सिल्वर क्लोराइड है उसका व्हाइट कलर चेंज हो जाएगा ग्रे में। समझ में आ रहा है। क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाइट कलर चेंजेस टू ग्रे। रिएक्शन लर्न करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे यहाँ पे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसी की दूसरी एक और रिएक्शन लर्न कर लेना, क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ दैट, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन भी लिखी है। और ये दोनों ही रिएक्शन कहाँ पे यूज होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। समझ में आ रहा है। साथ में यहाँ पे एक चीज और पूछ लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों रखा जाता है। इस वजह से, ताकि डार्क कलर की बॉटल में सनलाइट नहीं जाती, तुम्हें पता है। तो इस वजह से सिल्वर क्लोराइड जो है वो सेफ रहेगा, उसका कलर जो वाइट है वो वाइट ही रहेगा, ग्रे नहीं चाहिए होने का, ठीक है। मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर में डिकम्पोज नहीं होगा, सिंपल, ये हमारा रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब इस वाली एक्टिविटी में ध्यान से देखो, आयरन नेल वाली एक्टिविटी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। इस पे भी एक बार डबल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इस पे भी एक बार डबल स्टार मार्क कर लेना। इसमें क्या करा है, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है। कई जगह क्वेश्चन पूछा है कि कलर चेंज बताओ, ठीक है। ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो होता है ब्लू, और आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कलर जो है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। समझ में आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन क्या लिखी है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, और आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या किया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट पूछ लेते हैं, ये रिएक्शन तुम्हें डायरेक्ट लिखने को आ सकती है, डबल स्टार मार्क कर लेना। समझ में आ रहा है। वर्ड्स में देंगे, तुम्हारे से कह देंगे कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो तुम ये सेम क्लिक क्या होगे, कॉपी करके आ जाना, सेम फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रीजन पूछेंगे तो लिख देना कि बिकॉज एक्सचेंज ऑफ Na प्लस एंड Ba2 प्लस आयंस टेक्स प्लेस, दैट इज वाई इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं इससे बाहर नहीं पूछा जाने का, पहले ही बोल रहा हूं, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठो ताकि साथ साथ प्रिपेयर कर सको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी जिसमें हमने कॉपर को हीट किया, डबल स्टार मार्क कर लेना। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉपर को हीट करने पे जो कॉपर कलर हमने क्या किया, ब्राउन कलर का कॉपर का पाउडर लिया है, उसको हीट किया तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है। पहली बात तो उस ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बना है उसका फॉर्मूला बताओ, तो हम लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड। समझ में आया। कॉपर का पाउडर लिया, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, हीट किया, ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बना, फॉर्मूला क्या है उसका, कॉपर ऑक्साइड। अब आगे क्या बोलता है वो कि अगर उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस में हाइड्रोजन पास कर दूं तो वापस कॉपर मिल जाता है। समझ में आया क्वेश्चन। वो तुम्हें बोलेगा कि एक एलिमेंट लिया मैंने, उसको हीट किया, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया, ठीक है जी। उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस में हाइड्रोजन पास कर दी तो वापस एलिमेंट मिल गया। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और इसका आंसर है कॉपर। मतलब वो जो एलिमेंट मैंने लिया था वो क्या है, कॉपर। तो यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी है कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगी, लेकिन नीचे देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे वापस कॉपर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर 1 की एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। अगर किसी एक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी के अभी मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। फिर भी मैंने ट्राई किया है अपना बेस्ट देने का। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, एसिड बेसिस। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी है, अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमने जिंक की रिएक्शन HCl के साथ देखी थी। अब इससे पता चल जाएगा तुम कितना टेंशन पे कर रहे हो। जल्दी बताओ, जिंक की रिएक्शन HCl के साथ कौन सी गैस लिबरेट होगी, कौन सी गैस लिबरेट होगी, जल्दी कमेंट करो अभी। हाँ, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। टेस्ट क्या बताया था इसका, टेस्ट क्या बताया था, टेस्ट क्या बताया था, बर्निंग कैंडल टेस्ट। हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे एक जलती हुई कैंडल लेके आएंगे, उससे क्या होगा, पॉपिंग साउंड आएगी, तो मैं कंफर्म कर दूंगा कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आओ जल्दी से।
नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ। अब ये वाली एक्टिविटी में क्या किया है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लेना, फिर बोल रहा हूँ डबल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या किया है, दो बीकर्स लिए हैं, कनेक्शंस करे हैं इलेक्ट्रोड्स लगा के। फर्क क्या है कि जो लेफ्ट वाला बीकर है उसमें मैंने HCl डाला है, ठीक है। राइट वाले बीकर में मैंने ग्लूकोज डाला है। अब होगा क्या कि HCl डालने पे और ग्लूकोज डालने पे दोनों ही बीकर का जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि जो HCl वाला बीकर है उसमें बल्ब जो है वो जल जाएगा, लेकिन इधर जो ग्लूकोज वाला बीकर है उसमें बल्ब विल नॉट ग्लो। वाई? बिकॉज जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो HCl जो है वो तुम्हें डिसोसिएट होके H+ आयन दे देगा, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोज है वो तुम्हें डिसोसिएट होके H+ आयन नहीं देता। समझ में आ रहा है, वो तुम्हें डिसोसिएट होके H+ आयंस नहीं देता। इससे ये पता चलता है कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं, अगर तुम्हें उसमें H दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड होगा। समझ में आ रहा है, जैसे कि HCl है, HCl में H दिख रहा है, C6H12O6 इसमें भी H दिख रहा है, लेकिन दोनों एसिड नहीं थे। एसिड कौन सा था, HCl, C6H12O6 एसिड नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, MCQ में अभी अधिकतर ये पूछी जा रही है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट देखो, इस वाली एक्टिविटी में ध्यान से देखना, इस वाली एक्टिविटी में हमने किया क्या है, NaCl की हमने रिएक्शन कराई है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ऐसा कराने पे ड्राई HCl गैस निकलेगी, ऐसा कराने पे क्या निकलेगी, ड्राई HCl गैस। अब हमें पता है कि भाई HCl जो है वो तो एक एसिड होता है। अगर एसिड होता है तो ब्लू कलर का अगर लिटमस पेपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन मैंने किया क्या, मैंने दो टेस्ट ट्यूब्स ली, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में यही सेम एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन और दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेके आया मैं। दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या लेके आया, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेके आया, बट एक में वो ड्राई था और एक में वो जो लिटमस पेपर था वो वेट था। ध्यान से सुनना, दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम रिएक्शन, सेम कलर का लिटमस पेपर, बट एक में ड्राई एक में वेट। ऑब्जर्व क्या करेंगे हम कि जो ड्राई वाला लिटमस पेपर था उसका कलर चेंज नहीं होने का, लेकिन जो वेट वाला लिटमस पेपर था वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू रेड। इसका ये मतलब है कि HCl भले ही एक एसिड है, लेकिन वो अपनी एसिडिक नेचर सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही शो करता है। समझ में आ रहा है, एसिड्स जो हैं वो अपनी जो भी उनके तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑब्जर्व होते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर। इस चीज़ को ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, देखो ज़रा, अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ। अब देखो ये वाली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हैं, जैसे फेरस सल्फेट वाली एक्टिविटी पढ़ाई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ब्लू होता है, हीट करने पे वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि कलर चेंज, ठीक है। फिर वही पूछ लेंगे कि टेस्ट ट्यूब के माउथ पे वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों ऑब्जर्व हुई, वहां पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। होगा क्या, जब ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ये इवेपोरेट होंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ से वो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए टेस्ट ट्यूब के माउथ पे आके वेपराइज हो जाते हैं और हमें ऑब्जर्व होते हैं एज वाटर ड्रॉपलेट्स। समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से इसको कर लेना। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे हम स्टार्ट करना है मेटल्स नॉन मेटल्स की एक्टिविटीज। देखो अब ये वाली एक्टिविटी, इसमें तुम्हारे को ये बताया गया है कि जो कोरोजन है उसके लिए तुम्हें एयर और वाटर दोनों की जरूरत है। ये एक्टिविटी पिछले साल पूछी गई थी, इसलिए बता रहा हूँ, एक बार समझ लेना, ठीक है। फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने क्या किया, आयरन नेल को रखा है। फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल के पास एयर भी है वाटर भी है, भाई वाटर में डुबा रखा है, एयर भी है वाटर भी है, ठीक है। सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, ऊपर ऑयल की एक लेयर बना दी, ठीक है। मतलब वाटर में डाला, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में वाटर डाला, आयरन नेल डाली, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ऊपर से क्या डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। उससे क्या हुआ, जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास, सॉरी आयरन नेल जो है उसके पास वाटर तो है, आयरन नेल्स के पास वाटर तो है, बट क्या नहीं है, एयर नहीं है। सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब में क्या नहीं है, एयर नहीं है। थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में क्या किया मैंने, वाटर नहीं डाला। ध्यान से देखो, थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में वाटर नहीं डाला, लेकिन एयर तो है,
ठीक है। तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें क्या नहीं थी, एयर, और थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें क्या नहीं था, वाटर, उन दोनों में ही आयरन की रस्टिंग नहीं होने की। समझ में आया है? आयरन की रस्टिंग कराने के लिए एयर और वाटर दोनों चाहिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आयरन की रस्टिंग हो जाएगी, जो कलर है वो हल्का हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि कोरोजन के लिए या फिर रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों की नीड होती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आ जाओ, कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो इस वाली एक्टिविटी में क्या किया है हमने, नेप्थलीन, कैम्फर और अल्कोहल को यूज किया और धीरे धीरे क्या किया, उन्हें हीट करना स्टार्ट किया। अब तुम्हें एक चीज पता होगी कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनको जब हम हीट करते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सूटी फ्लेम देता है, यानी कि कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स देते हैं। तुमने घर के बर्तन देखे होंगे नीचे से काले हो गए होंगे, हाँ है ना। घर के बर्तन उठा के देखना, पुराने बर्तन उठा के देखना, नीचे से हल्के हल्के काले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की वजह से कंबशन होता है वहाँ पे, या फिर होता क्या है कि वहाँ पे तुम्हारे जो बर्नर के होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से भी कभी कभी हमें सूटी फ्लेम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कैम्फर और नेप्थलीन को जब बर्न करेंगे तो हमें पता है कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो येलो कलर का सूटी फ्लेम देंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अल्कोहल, अल्कोहल एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इस वजह से ये क्लीन ब्लू फ्लेम देगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, जिन पर डबल स्टार मार्क कराया है वो एक्टिविटीज़ तुम्हें करनी ही करनी है। इसके बाद ये वाली देखो, इसमें क्या किया है वही मैंने तुम्हें बताया अभी कि जो बर्नर के होल्स होते हैं उन्हें एडजस्ट करके हमने अलग अलग डिफरेंट एयर की सप्लाईज पे हमने एक कंपाउंड को हीट किया, तो होगा क्या कि अलग अलग फ्लेम्स ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, प्रॉपर एयर की सप्लाई में अगर हीट करोगे तो क्लीन फ्लेम ऑब्जर्व होता है, लेकिन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर वाले केस में हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जिसकी वजह से येलो कलर का सूटी फ्लेम ऑब्जर्व होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनते रहना। नेक्स्ट वाली एक्टिविटी देखो, इसमें क्या किया है, ये एक्टिविटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लेना। इस एक्टिविटी में हमने इथेनॉल को लिया है, इथेनॉल को लिया है, उसके ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट की ड्रॉप्स डालनी स्टार्ट करी है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है पर्पल। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है पर्पल। हम सबसे पहले देखेंगे कि ड्रॉप्स डालते ही इथेनॉल में, ड्रॉप्स डालते ही किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की जो ड्रॉप्स हैं पर्पल कलर की, वो डालते ही डिसअपियर हो गई, यानी कि कलर जो है वो पर्पल से वाइट हो गया। ठीक है, मतलब डिसअपियर हो गया मेन तो कलर। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये रही। समझ में आ रहा है? लेकिन हम क्या है, हम डालते जा रहे हैं, हम रुक ही नहीं रहे, हम लगातार डालते जा रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत सारा पड़ा है, लगातार डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो एक टाइम के बाद हम ये देखेंगे कि जो कलर है वो डिसअपियर होना बंद हो जाएगा। मतलब कुछ टाइम के लिए तो हम देखेंगे कि कलर जो है वो पर्पल था, लेकिन ड्रॉप डालते ही गायब हो गया, लेकिन उसके बाद जो पर्पल कलर है वो वापस से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना अल्कोहल यानी इथेनॉल, जितना इथेनॉल हमने उसमें बीकर में लिया था, जितना इथेनॉल हमने बीकर में लिया था वो सारा का सारा रिएक्ट कर चुका, अब उसमें और इथेनॉल नहीं बचा। तो अब अगर तुम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हो तो वो तुम्हें बीकर में जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का ऑब्जर्व होगा। समझ में आ रहा है? इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली जो इथेनॉल है वो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कर रहा था, इस वजह से मुझे पर्पल कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब सारा इथेनॉल खत्म हो गया तो मुझे पर्पल कलर ऑब्जर्व होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देख लो। इसमें क्या है, इसमें हमने सोडियम को लिया है और सोडियम की रिएक्शन कराई है इथेनॉल के साथ। अब इसमें वही हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब तुम्हें पता ही है, तीसरी बार बता रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, बर्निंग कैंडल टेस्ट। जलती हुई कैंडल लेके आएंगे, कैसी साउंड ऑब्जर्व होगी, पॉप साउंड ऑब्जर्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ जरा। अब इस वाली एक्टिविटी में क्या करा है हमने, इथेनॉल की रिएक्शन कराई है ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ। इथेनॉल की रिएक्शन कराई है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसे तुम C2H5OH भी बोलते हो, इथेनॉइक एसिड भी बोलते हो। ऐसे केस में क्या बनेगा, एस्टर। ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो एक स्वीटी सी, एक फ्रूटी सी स्मेल ऑब्जर्व होती है। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी पूछ लेते हैं तो कि किस तरह की स्मेल ऑब्जर्व होती है, तो तुम लिखोगे फ्रूटी स्वीट स्मेल इज ऑब्जर्व्ड। क्यों होती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ। देखो इसमें क्या क्या रखा है कि इसमें हमने एक तो लिया है डिस्टिल्ड वाटर और एक लिया है हार्ड वाटर। दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिए हैं, एक लिया है डिस्टिल्ड वाटर, एक लिया है हार्ड वाटर। दोनों में ही हमने क्या डाला है,
एक मिनट रुक जाओ, ऐड हाँ, दोनों में ही हमने सोप सॉल्यूशन डाला है। अब तुम्हें एक चीज़ पता है कि सोप सॉल्यूशन हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, और अगर करता है तो वो मतलब हमारे किसी सॉरी रिएक्ट करता है बट हमारे किसी काम का नहीं है, फॉर्म बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, तो हम नेक्स्ट वाली एक्टिविटी पे आ जाते हैं। इस वाली एक्टिविटी में क्या किया है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, एक में डिस्टिल्ड वाटर लिया है और एक में हमने लिया है हार्ड वाटर। ठीक है, दोनों में ही सोप सॉल्यूशन डाला है। अब तुम्हें पता है कि हार्ड वाटर के साथ जो है वो सोप जब रिएक्ट करता है तो लादर बनाता है, मतलब मेरा जितना सोप है वो बर्बाद जाएगा, खत्म हो जाएगा, कर्डी प्रेसिपिटेट कहते हैं उसको। समझ में आ रहा है? तो किस में बनेंगे वो, जिसमें हार्ड वाटर होगा, जिसमें डिस्टिल्ड वाटर होगा उसमें फोम बनेगा, मतलब उसमें मेरा सोप अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाली भी सेम ही है। इस बार क्या किया, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हार्ड वाटर लिया है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में हार्ड वाटर लिया है, एक में सोप डाला है, एक में डिटर्जेंट डाला है। अब तुम्हें पता है कि सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके लादर बनाता है, जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बोलते हो जिसे तुम। ठीक है, तो डिटर्जेंट जो है वो अच्छा सा फॉर्म देगा, मतलब वो काम करेगा अच्छे से, बेटर काम करता है वो, लेकिन कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे किस केस में, जिस केस में सोप होगा। ठीक है, जिस टेस्ट ट्यूब में सोप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली एक्टिविटी पे आ जाओ। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, एक बार रिवाइंड करके सारी वीडियोस सारी एक्टिविटीज़ एक बार ज़रूर से देख लेना, नोट करते चलो साथ में, बार बार बोल रहा हूँ वरना ध्यान नहीं रहेंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की एक्टिविटीज़। एनर्जी अपनी हाई रखनी है, सिंगल वीडियो में पूरी एक्टिविटी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज़ हैं। अब तुम्हें एक चीज़ पता है, फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, एक सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल जिसे तुम बोलते हो। ठीक है, क्लोरोफिल बोलते हो ना, क्लोरोफिल चाहिए रहेगा, सनलाइट मतलब वही। इसके बाद वाटर चाहिए रहता है मुझे। अब इस वाली एक्टिविटी में हमने क्या किया, इस वाली एक्टिविटी में हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर क्लोरोफिल ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या। ठीक है, तो होगा क्या कि मैं ये प्लांट की एक ये लीफ लेके आया हूँ। अब इस लीफ में तुम्हें पता है कि जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ वहाँ क्या होगा, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था तुमने, क्लोरोफिल। वहाँ वहाँ क्या होगा, क्लोरोफिल। यहाँ पे लिखा हुई है जहाँ जहाँ ग्रीन कलर तुम्हें दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या होगा, क्लोरोफिल। और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लांट्स के पास बाकी सारी कंडीशंस हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, सब कुछ है। ठीक है, अब जैसे ही प्लांट्स को क्लोरोफिल मिल गया, वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो क्या बनेगा, फूड। और हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। तो क्या मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि इस लीव्स में जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ वहाँ स्टार्च होगा। समझ में आ रहा है ना, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ वहाँ क्या होगा, स्टार्च होगा। अब इसी चीज़ को मुझे टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करूँगा, मैं इस लीफ को डिप करूँगा आयोडीन सॉल्यूशन में। आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है, आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। जैसे ही लीफ को डिप किया तो हमने ये ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ वहाँ ब्लू ब्लैक कलर आ गया। समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे पता है ग्रीन कलर का मतलब क्या था, स्टार्च। यानी कि इस चीज़ से ये कन्फर्म हो गया कि जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ वहाँ क्लोरोफिल था और वहीं वहीं स्टार्च था। समझ में आया क्या बताया मैंने, जहाँ ग्रीन कलर होगा वहाँ क्लोरोफिल होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि स्टार्च बनेगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। और टेस्ट किया तो पता चला कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन ने उसी पार्ट्स पे ब्लू ब्लैक कलर दिया है जहाँ ग्रीन कलर पहले से था। समझ में आ रहा है। अब इसमें बीच में क्या करते हैं, बीच में ना लीफ को अल्कोहल में भी डिप करते हैं। अल्कोहल का काम है लीफ का कलर थोड़ा सा फेड कर देना, जिससे कि जब ब्लू ब्लैक कलर आए आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करने पे तो वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो पाए। समझ में आ रहा है ना, वरना क्या होता है कि तुम इतना अच्छे से मतलब डिफरेंस नहीं बता सकते कि ब्लू ब्लैक कलर और ग्रीन कलर, इतना अच्छे से डिफरेंस नहीं बता सकते तुम। तो होता क्या है, लीफ का पूरा ही कलर फेड कर देते हैं हम, पहले उसे किस में डिप करते हैं, अल्कोहल में, ताकि जो ब्लू ब्लैक कलर आने वाला है वो ईजिली विजिबल हो पाए, मैं बता सकूं कि हाँ इस पार्ट पे, लीव्स के इस पार्ट पे ब्लू ब्लैक कलर है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट एक्टिविटी भी यही है। इसमें हमने क्या कर रहे हैं, इसमें प्लांट्स के पास हमने सनलाइट भी दे दी, वाटर भी दे दिया, क्लोरोफिल भी दे दी, लेकिन क्या नहीं दी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। क्या किया, एक जार लिया, एक प्लांट लिया, उसके ऊपर एक जार ऐसे बंद कर दिया। सेम मैंने दो सेटअप्स बनाए हैं।
ठीक है। दोनों सेटअप्स में मैंने क्या किया, प्लांट लिया, उसके ऊपर जार लगा दिया, जार को नीचे से वैसलीन से एयर टाइट किया जाता है। समझ में आ रहा है, ताकि बाहर से किसी भी तरह कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना जा सके। अब होगा क्या कि अब तुम कहोगे पहले से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हो सकती है, तो उसके लिए मैंने इस वाले सेटअप में यहाँ पे इस प्लेट में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है, ताकि वो अंदर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर ले। समझ में आ रहा है। तो यानी कि सेटअप ए में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन सेटअप बी में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सेटअप बी में फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा, स्टार्च बनेगा। यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट अगर करा जाए तो सेटअप बी की जो लीव्स हैं वो ब्लू ब्लैक कलर देंगी, क्योंकि उनके पास स्टार्च है। लेकिन सेटअप ए की जो लीव्स हैं वहाँ पे तो स्टार्च बना ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, तो ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन केस ए। इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगी। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस वाली एक्टिविटी को समझने से पहले ज़रा एक चीज़ सुनना, प्लांट्स जो है वो अलग अलग सराउंडिंग्स में, मतलब अलग अलग स्टिमुलस, अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रोथ की। समझ में आ रहा है? मतलब प्लांट जो है वो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अपने आप को ग्रो कराते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सनलाइट की रिस्पेक्ट में, अगर मैं बात करूं तो जैसे इस एक्टिविटी में तुम्हें दिख रहा होगा, हमने एक प्लांट ले रखा है जिसकी अपर बॉडी जो है वो सनलाइट के एक्सपोजर में है। ठीक है, वैसे तो पूरा ही प्लांट सनलाइट के एक्सपोजर में है, लेकिन जो अपर बॉडी है जिसे हम शूट बोलते हैं, वो जैसे मान लो प्लांट है तो धीरे धीरे इस तरह से बेंड करना स्टार्ट कर देगा टूवर्ड्स सनलाइट। समझ में आ रहा है? तो इसे मैं बोलूंगा फोटोट्रॉपिज्म। फोटो क्यों? क्योंकि सनलाइट इन्वॉल्व है, और किधर की तरफ हुआ है, टूवर्ड्स सनलाइट, तो मैं इसे बोलूंगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। बताओ समझ में आया क्या? तो इस एक्टिविटी में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लांट्स का ये ऊपर वाला पार्ट है जिसे मैं बोलूंगा शूट्स, इट विल बेंड टूवर्ड्स सनलाइट शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुम रूट्स को ऑब्जर्व करोगे तो रूट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से इधर की तरफ जा रही होंगी, तो सनलाइट तो लेकिन इधर से आ रही है, और रूट्स जो हैं वो सनलाइट से दूर जा रही हैं, तो होगा तो ये फोटोट्रॉपिज्म, होगा तो ये फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एक्टिविटी कभी कभी पूछी जा सकती है। 2025 का अगर सैंपल पेपर उठाओगे तो उसमें ये एक्टिविटी तुम्हें दिख जाएगी। ठीक है, साथ में इस एक्टिविटी में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे कि शूट जो है वो कुछ इस तरीके से बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके इधर वाले पार्ट पे जो है वो ऑक्सिन होता है। ठीक है, ऑक्सिन वाले जो सेल्स हैं वो अपने आप को इधर ग्रो कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो इधर की तरफ ऐसे झुकना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी, इसमें ये पूछ लेते हैं कि जो ब्रेड होती है उसको अगर काफ़ी दिन तक रखो तो तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करना, उस पर राइजोपस यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो किस चीज़ के होते हैं, तो तुम्हें बताना है वो होते हैं राइजोपस के। डायग्राम पूछेंगे तो कुछ जो स्पोर फॉर्मेशन वाला तुम्हारा एनसीईआरटी में डायग्राम है, ठीक है, कौन सा स्पोर फॉर्मेशन वाला, वो तुम यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए साइड में डायग्राम दे भी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री बायो दोनों खत्म हो चुकी हैं। एनर्जी मेंटेन रखनी है, एनर्जी डाउन नहीं जानी चाहिए। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ अगर अभी तक नहीं लिया। जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की। समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहली एक्टिविटी इसमें होता क्या है, एक बकेट ली है हमने, बकेट के अंदर मैंने कॉइन डाला है। ठीक है, कॉइन डालने पे जब मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया। ऐसा क्यों? ये चीज़ तुमने कभी ऑब्जर्व भी करी होगी, नहीं करी तो आज ही करके देखना। क्या करना, बकेट लेना, उसमें कॉइन डाल देना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि पानी तो बहुत गहरा है लेकिन कॉइन जो है वो मुझे ऊपर की तरफ थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है वो डेंसर होता है। वाटर क्या होता है, डेंसर होता है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है ना, एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है। तो जब कॉइन से लाइट आ रही होगी मेरी आईज में, तो वो डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, और तुम्हें पता है जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रे डायग्राम बना के आ सकते हो तुम कि लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, जिसकी वजह से लाइट जो है जब वो कॉइन से लाइट कुछ इस तरीके से आ रही होगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होके मेरी आइज़ में एंटर करेगी और मेरी आइज़ को ऐसा लगेगा कि जो कॉइन है वो कहीं इधर की तरफ ऐसे इधर पड़ा है। समझ में आ रहा है? एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इस वाली एक्टिविटी में देखो क्या है, इस वाली एक्टिविटी में हम पढ़ रहे हैं टिंडल इफेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि मान लो ये लाइट है, ये लाइट है, लाइट नॉर्मली चल रही है, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, अब ये लाइट चल रही है, मैंने बीच में एक ऑब्स्टिकल डाल दिया, मैंने बीच में क्या डाल दिया? एक ऑब्स्टिकल। तो होगा क्या, ये लाइट अपने आप को फैला लेगी, ये लाइट अपने आप को फैला लेगी और मुझे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मुझे क्या होगा? मुझे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तुमने देखा होगा लाइट की कभी कभी रेज एग्जैक्ट दिखती है कि ये ऐसे जा रही है लाइट, ठीक है ना, तो तुम समझ गए होंगे वही सेम केस है। तो हमने क्या किया, ये एक ऐसा मिरर लिया, इधर से लाइट रेज आ रही हैं, ये एक सॉल्यूशन लिया, पहले नॉर्मल वाटर लिया, नॉर्मल वाटर के केस में मुझे लाइट रेज ऑब्जर्व नहीं होंगी, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस बीकर में देखो हमने यहाँ पे क्या डाला है, जैसे ही हम इस बीकर में कोई सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे इन्होंने ले रखा है, कहाँ गया तुम्हारा, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस बीकर में हमने जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स की वजह से लाइट स्कैटर होगी और मुझे विजिबल हो जाएगी। यानी कि ये है पहले वाला केस और ये है दूसरे वाला केस। समझ में आ रहा है? जैसे ही पहले नॉर्मल वाटर लिया था तो लाइट मुझे नहीं दिख रही थी, बीकर में से जा रही थी बट मुझे नहीं दिख रही थी, लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही डाला तो वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया, यानी पार्टिकल्स आ गए वहाँ पे जो लाइट को रोक रहे हैं। तो लाइट क्या करेगी? अपने आप को फैला लेगी और मुझे एक ऐसे क्लियर ऐसे पाथ जाता हुआ दिखेगा लाइट का। समझ में आ रहा है? एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो मैग्नेट की एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, देखना किस तरह से पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला है ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक स्ट्रेट वायर ली है, स्ट्रेट वायर में से करंट पास किया है, साइड में एक कंपस निडल रखी है। क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो कंपस निडल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऐसे साइड में मान लो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं करंट को उल्टा कर देता हूँ, अगर मैं बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स कर देता हूँ तो जो कंपास निडल पहले राइट में डिफ्लेक्ट हो रही थी अब वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पता करें, उसके लिए हमारे पास आता है यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल। रूल जरूर से याद कर लेना। समझ में आ रहा है? जितने भी रूल्स हैं, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दोनों की स्टेटमेंट एज इट इज अपने माइंड में छाप लेना। और यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया या कम करा जा सकता है। तो पहली चीज़ तो करंट बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ तुम ये देखना कि तुम कंपास निडल को कितनी दूर रख के देख रहे हो, जितनी तुम दूर रखोगे ना उतनी कम फोर्स लगेगी कंपास निडल पे। ये यहाँ पे सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? जितनी पास तुम कंपास निडल को रखते हो उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी और जितनी दूर रखोगे उतनी कम फोर्स लगेगी। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी में होती हैं? इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वाली एक्टिविटी में सर्कुलर लूप की एक्टिविटी है। इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है? बस एक तो मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान रखना कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियाई के, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे 1 मिनट रुक जाओ ज़रा। यहाँ पे गलत है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, ठीक है ना, तो ये चीज़ करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी, ध्यान से समझ लेना। इसमें क्या करा है? इसमें एक मैग्नेट ली है, हॉर्स शू मैग्नेट ली है, उसके बीच में एक आयरन की रॉड रखी है। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर हमें एक वायर के अंदर से करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा है हमने। तो जैसे ही मैं इस वाली वायर में से क्या पास करूंगा? करंट पास करूंगा तो ये बिहेव करेगी एज अ मैग्नेट, लेकिन बाहर भी तो एक मैग्नेट है। तो जैसे ही तुम दो मैग्नेट्स को पास पास रखते हो वो या तो अब रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी। समझ में आ रहा है? इस वजह से ये जो आयरन रॉड है इसमें करंट भेजते ही
ये डिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी पोजीशन से, ठीक है। इसमें करंट भेजते ही ये अपनी पोजीशन से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है वो तुम्हें बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आ रहा है? कभी कभी एक्टिविटी डायरेक्ट लिखने के लिए भी आ जाती है तो समझ लेना। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन स्टेटमेंट एग्जैक्टली लर्न कर लेना।